Good morning, student. It's SST of 8th class as we are doing the second chapter, Nature, Social, Land, Soil and Water. It's our third video of this chapter. Okay, now we will do soil resources. A large part of Earth's land surface is covered with soil. धरती के बहुत से हिस्से पर मिट्टी है. As a resource, soil is immense. वैल्यू टू द फार्मर. इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा. सोइल की जो मिट्टी की फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू, मतलब सोइल जो है फार्मों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ मेनली डिपेंड अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल. क्योंकि जो खेती बाड़ी जो फसलें वगैरह उगती हैं वो सारी मिट्टी की फर्टिलिटी पर डिपेंड है, कि मिट्टी की उपजाऊपन पे डिपेंड है. रिच एंड deep soil cover with a high degree of fertility favor agriculture production. जो rich and deep soil है वो क्या है, उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, एंड दैट फेवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. और वहाँ पर जो फसलें हैं बहुत ज़्यादा होती हैं फर्टाइल सॉइल में. जो डीप सॉइल है दैट इज़ वेरी फर्टाइल. ऑन द अदर हैंड द सॉइल कवर इज़ शैलो एंड लैक्स फर्टिलिटी. लेकिन जो मिट्टी शैलो होती है और लैक थिन सॉइल जो होती है उसमें फर्टिलिटी क्या होती है, लैक कम होती हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी लेस. तो वहाँ एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है, जो फसलें हैं वो भी कम होती है. देयरफॉर अ थिक लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. इसलिए जो थिक लेयर होती है, मिट्टी की जो मोटी परत होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उसमें प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. Now indirectly animals also depend upon the soil to safety their basic needs. अब जो indirectly, अब किसान तो है जो डायरेक्टली सॉइल पे डिपेंड है, लेकिन जो एनिमल्स है इनडायरेक्टली सॉइल पे डिपेंड है. कैसे? क्योंकि जो एनिमल्स है जो पेड़ पौधे खाते हैं, जो सब्जियां वगैरह, कुछ भी फल वगैरह खाते हैं, हरे पौधे खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो सारे हमें खेतों से ही मिलते हैं. तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड है सॉइल पर. जो एनिमल्स की बेसिक नीड्स है सारी सॉइल्स पर ही डिपेंड है, सारी मिट्टी से ही पूरी होती हैं. एज सॉइल गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट. क्योंकि सॉइल से खाने के लिए प्लांट्स मिलते हैं जानवरों को. इट गिव्स शेल्टर टू इंसेक्ट. अब जो सॉइल्स हैं, एनिमल्स कैसे इनडायरेक्टली डिपेंड है सॉइल पर, क्योंकि एक तो उनको पेड़ पौधे खाने के लिए मिले, मतलब पौधे हरी घास जो जानवर खाते हैं वो उन्हें खेतों से, मिट्टी से ही मिले. और दूसरा क्या है कि जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो मिट्टी के अंदर ही अपने बिल बना कर रहते हैं, जैसे कि रैट, स्नैक, आंट्स, अर्थवर्म एक्सेट्रा. सॉइल इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पोएट्री. अब जो सॉइल्स की ब्रिक्स और ब्रिक्स ईंटें भी बनती है, और पोट्री में मतलब जो कुम्हार लोग होते हैं, घड़े वगैरह उस मिट्टी से ही बनाते हैं. तो हम जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं इनडायरेक्टली डिपेंड है सॉइल के ऊपर. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी जब बनती है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट दीज थिंग्स. सॉइल फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 5 फैक्टर. जो मिट्टी जब बनती है उसको 5 फैक्टर प्रभावित करते हैं. कौन कौन से हैं? द पेरेंट रॉक, द टोपोग्राफी, द क्लाइमेट, द वेजिटेशन कवर एंड टाइम. मतलब these 5 factors influence the soil formation. So student, this can come in objective type question also. Name the 5 factors that influence the soil formation. These 5 factors influence the soil formation, and this can come in long question answer also. So for long question answer we will do detail about these things. So this is a detail of the 5 factors. So understand carefully. The parent rock. First factor that is parent rock. Parent rock कैसे इफेक्ट करता है soil formation को? The original rock from which soil is formed by process of weathering is known as parent rock. Parent rock क्या होती है? Original rock. जब we have discussed अबाउट द वेदरिंग. वेदरिंग क्या है हमने डिस्कस किया था. वेदरिंग क्या होती है? जब तेज़ आंधी आती है, तेज़ बारिश आती है, तो वो पर्वतों से चट्टानों से टकराती हैं, तो वो चट्टानें थोड़ी टूट टूट के बारीक बारीक कणों में विभाजित हो जाती है, जिससे मिट्टी बनती है. दिस इज अ वेदरिंग. तो पेरेंट रॉक क्या, जो ओरिजिनल रॉक होती है
ओरिजिनल रॉक फ्रॉम सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग नोन एज पेरेंट रॉक। जो ओरिजिनल रॉक से जब मिट्टी बनती है वेदरिंग के द्वारा तो उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सोल ऑफ इंडिया इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लावा रॉक। जैसे कि ब्लैक सोल जो इंडिया में कैसे बनती है, लावा जो धरती से बाहर धरती के अंदर जो मैग्मा होता है, जब वो वोल्केनोस वगैरह आते हैं तो लावा बाहर निकलता है मैग्मा, वो लावा का रूप धारण करता है। तो एक बड़ी लावा धीरे धीरे इकट्ठा होता होता एक रॉक बन जाती है, बड़ी चट्टान बन जाती है। तो उस चट्टान से जो भी मिट्टी बनती है इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। नाउ सेकंड पॉइंट, द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी कैसे हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में? सो लिसन केयरफुली। द ट्रॉपिकल वेरिएशन सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स अफेक्ट द थिकनेस ऑफ द सॉइल। कहते जैसे माउंटेन है, प्लेटूज हैं और प्लेन्स हैं, ये भी सॉइल फॉर्मेशन की थिकनेस को प्रभावित करते हैं। कैसे? In mountain region, on steep slopes, the top layer of soil is shallow and thin. माउंटेन रीजन में क्या होती है? जो स्टीप स्लोप्स होती है, खड़ी चट्टानें होती है, खड़ी ढलान होती है, वहाँ पे जो सोइल के शैलो और थिन होगी, वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। ऑन द अदर हैंड एट जेंटल स्लोप, मतलब थोड़ा नीचे आ जाओ, जेंटल स्लोप पे आओ, द सोइल कवर इज थिक एंड डीप। तो मिट्टी थोड़ी थिक होती है, डीप होती है। सोइल कवर इज ऑलवेज थिक इन प्लेन। जो प्लेन्स हैं, जो समतल मैदान हैं, जहाँ पर मतलब कि हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सोइल क्या आती है? हमेशा थिक ही होगी, थोड़ी उपजाऊ होती है। फॉर एग्जांपल द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैव थिक सोइल एज कम्पेयर टू द हिमालय। इस तरह से एग्जांपल दी जा सकती है, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो मिट्टी है हिमालय माउंटेन के कंपेयर में, की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ है। नाउ स्टूडेंट, आई एम टेलिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। वेयर आर नॉर्दर्न प्लेन्स? Yes student, this is a map of India. See the northern plain. This area is a northern plain. Here is the soil is very fertile, deep and thick soil found here. This soil is very fertile and this is the area of plains, and here agriculture production is more. Even within mountains, rivers, valleys have thick soil cover. इवन विद इन माउंटेन, रिवर्स वैली जो होती है, माउंटेन्स में रिवर जहाँ पे नदियाँ वगैरह होती है, वहाँ पे जो सोइल जो होती है वो भी थिक होती है। नाउ थर्ड पॉइंट, क्लाइमेट। हाउ क्लाइमेट इफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन? क्लाइमेट फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल इफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। जो रेनफॉल है और टाइम है, टेम्परेचर है, वो भी जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। रेनफॉल जैसे मैंने अभी आपको बोला था, जब तेज़ बारिशें आती है तो वो जो तेज़ बारिशें चट्टानों से टकराती है तो मिट्टी, वो चट्टानें टूट कर मिट्टी का रूप धारण कर लेती हैं। इन द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, रॉक्स आर इजली वेदर्ड। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है और एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत गर्म टेम्परेचर है, वहाँ पे रॉक्स मतलब वेदर्ड हो जाती है। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया व्हाट इज़ वेदरिंग। हाँ, एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब बहुत गर्म टेम्परेचर, तो वहाँ रॉक्स जो होती है मेल्ट होती रहती है। वो मेल्ट होने के बाद धीरे धीरे मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। इन राजस्थान, ड्यू टू एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, रॉक्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो राजस्थान में डे और नाइट में टेम्परेचर का जो अंतर है, मतलब सुबह के टाइम तो दिन के टाइम तो बहुत गर्मी होती है, रात के टाइम नहीं होती, तो जो रॉक्स दिन के टाइम तो एक्सपेंड होती है और रात के टाइम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वापस सिकुड़ जाती है। तो इनके एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट वे में जो होता है प्रोसीजर जो होता है, उसमें क्या है, चट्टानें जब सिकुड़ती है या एक्सपेंड होती है तो वो टूटती भी है बीच में से, तो मिट्टी धीरे धीरे मिट्टी भी बनती रहती है वो टूटने के कारण, विच रिजल्ट इन किक फॉर्मेशन ऑफ सोइल, जिससे कि सोइल फॉर्मेशन होती है। इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, सोल्यूबल रॉक्स मटेरियल इजली गेट डिसॉल्व। मतलब जहाँ पे रेन ज़्यादा होती है वहाँ पे रॉक्स क्या है, कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो पानी में सोल्यूबल हो जाती है। वो तो पानी, जैसे तेज़ बारिश होगी तो रॉक सोल्यूबल होगी पानी में, तो मिट्टी बन जाएगी फिर वो, एंड वॉश्ड अवे बाय द रनिंग वाटर, दस इट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। इस तरह से सॉइल फॉर्मेशन होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, द वेजिटेशन कवर। जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति कैसे सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नाउ लिसन, एट टाइम प्लांट्स ग्रो इन क्रैक्स एग्जिस्टिंग इन रॉक। आपने कभी देखा होगा कि रॉक्स में कई बार क्रैक्स बने होते हैं तो वहाँ पे प्लांट्स उग जाते हैं। विद टाइम रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इन द क्रैक, मेक देम वाइडर। अब धीरे धीरे क्या वो जो प्लांट्स होंगे जो रॉक्स की दरारों के अंदर,
रॉक्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर या चट्टानों के अंदर दरारें पड़ती है, क्रैक्स पड़ते हैं, तो वहाँ जो प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे क्या पेनिट्रेट होते हैं, मतलब तीखे होने शुरू हो जाते हैं और फैलने शुरू हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उनका वेट बढ़ जाता है प्लांट्स का, वो जड़ें उनकी मतलब काफ़ी तीखे पेनिट्रेट हो जाती हैं, तो और फैलने भी लग जाती हैं। एज ए रिजल्ट क्रैक डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पीसेस। इससे क्या होता है, जो क्रैक्स होती हैं वो टूट कर छोटे पीसेस में बदल जाते हैं। एंड हेल्प द सॉइल फॉर्मेशन, इससे मिट्टी बनती हैं। रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। अब जो डेड मरे हुए जीव जंतुओं के जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं वो क्या है, ह्यूमस बनाते हैं सॉइल में, विच एनरिचेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे क्या है मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। द सॉइल ऑफ डेंसली फॉरेस्टेड एरिया इज जनरली वेरी रिच इन ह्यूमस कंटेंट। अब के जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं मिट्टी के अंदर ह्यूमस बनाते हैं जिससे सॉइल फर्टिलिटी होती है। इस तरह जो फॉरेस्टेड एरिया यहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा होती है मिट्टी के अंदर, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में काफ़ी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, वो वहीं पे मर जाते हैं और वहीं पे गल सड़ के ह्यूमस का रूप धारण कर लेते हैं। तो सॉइल वहाँ पे जो फॉरेस्टेड एरिया में होती हैं सॉइल बहुत ज़्यादा ह्यूमस वाली होती है, बहुत फर्टाइल होती है। ओके, नाउ 5th पॉइंट, टाइम। टाइम गिव्स मैच्योरिटी टू सॉइल। अब टाइम जो है सॉइल्स को मैच्योरिटी देते हैं। आल्दो सॉइल इज रिन्यूएबल रिसोर्स येट इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डेवलप ए वेरी थिन लेयर ऑफ द सॉइल ऑफ द अर्थ सरफेस। बेशक अर्थ से रिन्यूएबल है, दोबारा बेशक जो सॉइल है मिट्टी है रिन्यूएबल है, दोबारा बनती है, लेकिन इसको बनने में काफ़ी साल लगते हैं। एक पतली सी लेयर धरती पे मिट्टी के बनते हैं उसको भी काफ़ी साल लगते हैं बनने में। फॉर एग्जाम्पल द नाइल डेल्टा एंड डेल्टा फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैव वेरी डीप एंड फर्टाइल सॉइल। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स के पास जो डेल्टाज हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल्स है और वहाँ मिट्टी भी काफ़ी डीप है, क्योंकि यहाँ बार बार जो गंगा ब्रह्मपुत्र में जो पानी है वो पानी अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आता है और साथ जो आसपास के इलाके में वो मिट्टी वहीं पे जम जाती है, तो वहाँ बहुत फर्टाइल होती है वो मिट्टी। फर्टाइल सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। और जो फर्टाइल उपजाऊ सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इससे ही फूड, एग्रीकल्चर से ही फूड मिलता है, तो फूड सिक्योरिटी है हमारी वर्ल्ड की। बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज सेवरली डैमेज बाय द सॉइल एरोजन। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है मतलब गंभीर रूप से, मतलब अत्यधिक भयानक रूप से सॉइल एरोजन के द्वारा ख़त्म हो रही है, डैमेज हो रही है। इन सॉइल एरोजन द टॉप लोअर लेयर ऑफ द सॉइल इज़ रिमूव्ड बाय नेचुरल एजेंट। सॉइल एरोजन क्या होता है कि जो ऊपर की मिट्टी की ऊपर की परत होती है वो नेचुरल एजेंट जैसे कि वाटर, विंड और ग्लेशियर के द्वारा वो रिमूव हो जाती है। जैसे तेज़ बारिश आई है, तेज़ आंधी आई है, या फिर ग्लेशियर पहाड़ टूटे हैं, तो जो ऊपर की परत जब तेज़ आंधी है तो वो मिट्टी की जो ऊपर की जो परत होती है वो फर्टाइल होती है। वो तेज़ आंधी और पानी अपने साथ वो परत को बहा के ले जाते हैं, तो इसे बोलते हैं सॉइल एरोजन। एंड बाय मैनकाइंड्स अनवाइज एक्शन सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग। अब सॉइल एरोजन कैसे होते हैं? एक तो होते हैं नेचुरल एजेंट जैसे कि वाटर, विंड और ग्लेशियर के द्वारा, और दूसरा क्या है मैनकाइंड्स अनवाइज एक्शंस। मैनकाइंड अनवाइज एक्शन मतलब जो मनुष्य मूर्खतापूर्ण क्रिया करता है, मूर्खतापूर्ण मतलब बिना सोचे समझे क्रिया करता है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन पेड़ों को काटता है, बहुत सारे जंगलों को काटता है। ओवर ग्रेजिंग मतलब अगर खेतों में बहुत ज़्यादा जानवरों को चराने ले जाता है, या माइनिंग जो खाने खोदते हैं, तो इसके द्वारा भी सॉइल एरोजन होती है, मिट्टी की ऊपर वाली परत खराब हो जाती है। द नीड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन द नीड टू कंजर्व सॉइल फ्रॉम एरोजन हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। अब जो सॉइल कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हो गया है, बिकॉज हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी पर ही एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। अगर एग्रीकल्चर अच्छी है तो हमारी फूड सिक्योरिटी है, बट जब सॉइल एरोजन होगी, सॉइल की ऊपर वाली परत खराब हो जाएगी, तो ये बहुत मेजर कंसर्न है। मतलब इसको बहुत मतलब सोच समझ कर, इसको ध्यान में रखकर सॉइल एरोजन से बचाना होगा। नाउ सी सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कंजर्व कैसे करें, संरक्षण कैसे करें, बचाएं कैसे। कंजर्व मतलब बचाना। सॉइल कंजर्व मीन्स प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग एरोडेड। सॉइल को खत्म होने से बचाना। वेरियस मेथड फॉर कंजर्व द सॉइल्स। एफोरेस्टेशन मतलब जंगलों को उगाना, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना। एफोरेस्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड सीड्स ऑन द लैंड।
इट रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड बाइंड द सोइल। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे तो ये जो मिट्टी को बांध के रखेंगे, जिससे कि ऊपर वाली मिट्टी की परत है वो रन ऑफ नहीं होगी। रोज ऑफ ट्रीज और शेल्टर बेल्ट आर प्लांटेड इन डेजर्ट रीजन टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम वाइंड एरोजन। अब जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे तेज हवाएं आती है तो मिट्टी उड़ती रहती है। कहते हैं कि वहाँ पे ट्रीज़ की रोज मतलब ट्रीज़ की पेड़ों को पंक्तियों में उगाना चाहिए, या फिर शेल्टर्स बेल्ट मतलब कि जहाँ खेत है उसके आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे उगाने चाहिए ताकि वो मिट्टी वाइंड के थ्रू एरोजन ना हो। ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट्स मस्ट बी चेक्ड। मतलब ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं करना चाहिए। एनिमल्स जो शीप और गोट को ज़्यादा खेतों में नहीं चराने के लिए लेके जाना चाहिए। फोडर क्रॉप शुड बी रेज्ड। फोडर क्रॉप्स मतलब जो जानवर जो फसलें खाते हैं वो ज़्यादा उगाने चाहिए ताकि दूसरी फसलें जानवर खराब ना कर सकें। द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल इन द फील्ड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। एनिमल को, जैसे कई लोग होते हैं कि एनिमल्स को खेतों में जानबूझकर छोड़ देते हैं, अकेला ही छोड़ देते हैं तो वो जानवर सारे खेत खराब कर देते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मतलब इस पर रोक होनी चाहिए। स्टेप शुड बी टेकन टू चेक रेकलेस कटिंग और फेलिंग ऑफ ट्रीज। मतलब जब या तो लापरवाही से कोई पेड़ पौधे काट रहा है या फिर पेड़ पौधे कैसे गिर रहे हैं, लापरवाही किस तरह से गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं अपने आप, तो ये स्टेप देखने चाहिए, यहाँ ध्यान देना चाहिए। फ्लड शुड बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर। अब जो फ्लड्स आते हैं उसके द्वारा भी सॉइल एरोजन होते हैं, तो फिर फ्लड्स को कैसे रोका जाना चाहिए, डैम्स बनाकर। टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर प्लोइंग शुड बी इनकरेज अक्रॉस द हिल स्लॉप्स। हिल स्लॉप जैसी पहाड़ी हिल स्लॉप्स होती है वहाँ पे कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए, टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर फार्मिंग। साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक रोटेशन ऑफ क्रॉप, स्ट्रिप क्रॉपिंग एक्सेट्रा शुड बी सिस्टमेटिकली फॉलोड। कहते साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं, साइंटिफिक साइंस वैज्ञानिक कहते हैं कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करनी चाहिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी चाहिए, मतलब एक फसल के बाद फिर दूसरी फसल कोई नई फसल उगानी चाहिए, कुछ समय के लिए खेत खाली छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह की साइंटिफिक मेथड प्रैक्टिसेस करनी चाहिए ताकि कि सॉइल उपजाऊ हो सके। ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।